हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋतिक यादव। स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज हमारा न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है जिसका नाम है चालक एवं अचालक। तो हम सबसे पहले बात करते हैं चालक की। तो हम बात करते हैं चालक की। तो चालक के गुण के बारे में देखते हैं। तो इनकी प्रतिरोधकता कम होती है, सबसे कम होती है। इनकी प्रतिरोधकता कम होती है। दूसरे गुण की बात करते हैं तो इनमें धारा प्रवाह आसानी से होता है। धारा प्रवाह आसानी से होता है। इनकी बात करते हैं तो इनका तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, यानी ये पीटीसी प्रकार के हैं, यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। चिंता मत कीजिए, आपको ये पीटीसी समझ में नहीं आया तो मैं आगे जाके इसको पढ़ाऊँगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन चालकों में के परमाणुओं में अंतिम कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन अर्थात 1, 2, 3, अब 4 नहीं होनी चाहिए, तो 5, 6 या 7 हो अंतिम इलेक्ट्रॉन कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो ये चालक के गुण हैं। अब बात करते हैं हम अर्धचालक की। अब बात करते हैं हम अर्धचालक की। तो अर्धचालक में प्रतिरोधकता मध्यम होती है। प्रतिरोधकता मध्यम, और इनमें धारा प्रवाह कम होता है। ये एनटीसी प्रकार के होते हैं, अर्थात इनका तापक्रम बढ़ने पर इनका प्रतिरोधकता का मान कम होता है। एनटीसी यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इनके परमाणुओं के अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या 4 होती है। चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बात करते हैं तो इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो अब बात करते हैं हम कुचालकों की। कुचालक तो इनकी प्रतिरोधकता जो होती है वो बहुत कम होती है। नहीं, इनकी प्रतिरोधकता बहुत ज़्यादा होती है। प्रतिरोधकता बहुत अधिक। इनमें धारा प्रवाह नगण्य होता है। धारा प्रवाह नगण्य। ये भी एनटीसी प्रकार के होते हैं, यानी इनका प्रतिरोध तापक्रम बढ़ने पर कम होता है। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट।
अब इनके अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या 8 होती है, अतः इनका अष्टक पूर्ण होता है। अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं। इनमें भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अब हम देखते हैं कुछ चालकों के बारे में, और चालकों को देखने से पहले हम देखते हैं उनके चालक के कुछ गुण, कि चालक के में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो चालकों के गुण, तो चालक सस्ता और आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, सस्ता व आसानी से उपलब्ध। चालक मजबूत होना चाहिए, यानी उसकी यांत्रिक सामर्थ्य अधिक होना चाहिए। चालक मजबूत, यांत्रिक सामर्थ्य अधिक। अब देखते हैं हम कि चालक तन्य होना चाहिए, इसमें तन्यता होनी चाहिए। तन्यता का मतलब है कि इसको खींचकर इसके तार बनाए जा सकें। इसमें आघातवर्धकता का गुण होना चाहिए। आघातवर्धकता का मतलब इसको पीट पीट के इसकी चादरें बनाई जा सकें। इसका विशिष्ट प्रतिरोध बहुत कम होना चाहिए। विशिष्ट प्रतिरोध कम होना चाहिए। ये वातावरण से अप्रभावित होना चाहिए। ये सोल्डरिंग करने हेतु, सोल्डरिंग एक जोड़ने की क्रिया है, जो सोल्डरिंग करने हेतु ये उपयुक्त होना चाहिए। ये सोल्डरिंग हेतु उपयुक्त होना चाहिए। सोल्डरिंग एक क्रिया है जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, सोल्डरिंग क्या होता है, कैसे करते हैं। तो ये चालक जो होना चाहिए सोल्डरिंग हेतु उपयुक्त होना चाहिए। तो अब बात करते हैं हम सबसे अच्छे चालक की। तो सबसे अच्छा चालक जो होता है वो होता है चांदी। ऑप्शन में चांदी नहीं हो तो चांदी को बोलते हैं रजत, रजत भी हो सकता है। चांदी और रजत, इसका गलनांक की बात करें तो इसका गलनांक जो होता है वो होता है 960 डिग्री सेल्सियस। गलनांक जो होता है 960 डिग्री सेल्सियस। इसके विशिष्ट प्रतिरोध की बात करें तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है, विशिष्ट प्रतिरोध 1.59 × 10⁻⁸ ओम मीटर इसका विशिष्ट प्रतिरोध होता है। जो सबसे अच्छा चालक होता है वो चांदी होता है, सबसे अच्छा चालक। अब हम चांदी के बाद दूसरे नंबर पे जो सबसे अच्छा चालक होता है उसकी बात करें तो वो होता है तांबा। चांदी के बाद इसका स्थान दूसरे नंबर पर है। तो ये चालक ये सबसे अच्छा चालक चांदी के बाद दूसरे नंबर का है। चांदी के बाद दूसरे नंबर पर अच्छा चालक। अब इसके गुणों की बात करें तो इसमें एक धारा घनत्व प्रति यूनिट क्षेत्र सबसे अधिक होता है। धारा घनत्व
प्रति यूनिट क्षेत्र सबसे अधिक। अब बात करें कि ये वायुमंडलीय क्षणांश के प्रति इसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। वायुमंडलीय क्षणांश के प्रति प्रतिरोध अधिक। इसका मतलब है वायुमंडल में जो दुष्प्रभाव होते हैं उससे मुक्त होता है। इसके हम गलनांक की बात करें तो इसका गलनांक जो होता है वो होता है 1083 डिग्री सेल्सियस। 1083 डिग्री सेल्सियस। इसके हम विशिष्ट प्रतिरोध की बात करते हैं तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है, विशिष्ट प्रतिरोध इसका विशिष्ट 1.72 × 10⁻⁸ ओम मीटर इसका विशिष्ट प्रतिरोध होता है। अब बात करते हैं हम तांबे के बाद जो सबसे अच्छा चालक होता है वो होता है सोना। तो सोने का उपयोग हम कॉन्टैक्टर बनाने का करते हैं और कहीं नहीं करते हैं, इसलिए इसको पढ़ने से भी कोई मतलब नहीं है। तो तांबे के सोने के बाद इस सबसे अच्छा चालक है जो है एल्यूमिनियम। तो इसके तांबे की अपेक्षा इसकी जो चालकता होती है वो होती है 60.6%। तांबे की तुलना में चालकता 60.6%। इसकी हम तनन सामर्थ्यता की बात करते हैं तो इसकी तनन सामर्थ्य जो होती है वो कम होती है। तनन सामर्थ्य अर्थात इसके जो तार अधिक पतले नहीं बनाए जा सकते, तनन सामर्थ्य कम होता है। इसके हम गलनांक की बात करें तो इसका गलनांक जो होता है वो होता है 660 डिग्री सेल्सियस। 660 डिग्री सेल्सियस। इसके हम विशिष्ट प्रतिरोध की बात करते हैं तो इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो होता है 2.65 × 10⁻⁸ ओम मीटर। 2.65 × 10⁻⁸ ओम मीटर इसका विशिष्ट प्रतिरोध होता है। हम यहाँ देखते हैं कि इन तीनों का प्रयोग चांदी, तांबा और एल्यूमिनियम का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। तो इनमें हम चालकता का क्रम देखते हैं। तो इसका नोट लगा लिखना, चालकता का क्रम। तो सबसे अच्छा चालक जो होता है वो होता है चांदी, उसके बाद होता है तांबा, उसके बाद होता है सोना, उसके बाद होता है एल्यूमिनियम। तो ये चालकता का क्रम है जो परीक्षा में इम्पोर्टेंट होता है। अब हम कुछ अदर चालक की बात करते हैं तो पहला आता है टंगस्टन, जिसका प्रयोग हम बल्ब में करते हैं ना, वो ये टंगस्टन। तो टंगस्टन जो होता है वो कठोर धातु है, ये कठोर होता है। इसके हम गलनांक की बात करें तो इसका गलनांक जो होता है सर्वाधिक उच्च होता है। सबसे अधिक गलनांक सबसे अधिक होता है, सभी धातुओं से सबसे अधिक गलनांक इसका होता है टंगस्टन का, और वो होता है 3422 डिग्री सेल्सियस। इसके हम बात करें तो इसका रंग जो होता है वो गहरे स्लेटी रंग का होता है। यह गहरे स्लेटी रंग की धातु है। इसका हम उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग जो होता है वो बल्ब में होता है। बल्ब। अब बात करते हैं हम जस्ते की। जस्ता यानी जिंक। तो ये नीले रंग की नरम धातु है। नीले रंग की नरम धातु। ये जंग रोधी होती है।
जंगरोधी होती है। इसके उपयोग की बात करें तो हम इसका उपयोग, ये जंगरोधी होती है तो इसका अर्थात ये लोहे के पाइप वगैरह में जंगरोधी बनानी होती है, इसका परत चढ़ाई जाती है। लोहे आदि के पाइपों को जंगरोधी बनाने हेतु इसकी परत चढ़ाई जाती है। इसकी परत चढ़ाई जाती है। अब बात करते हैं हम पीतल की। तो ये जस्ते प्लस तांबे से मिलकर बनी धातु, मजबूत धातु है। जस्ते प्लस तांबे से बनी मजबूत धातु। ये धातु भी जंगरोधी होती है। इसका उपयोग की बात करते हैं तो इसका उपयोग जो किया जाता है वो किया जाता है उपकरणों के खोल, पेंच और टर्मिनल बनाने में। टर्मिनल, पेंच या खोल बनाने में। अब बात करते हैं हम निकेल की। तो ये सफ़ेद रंग की जंगरोधी धातु है। सफ़ेद रंग की जंगरोधी धातु। इसका उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग जो किया जाता है वह निकेल आयरन सेलों की, एक निकेल आयरन सेल होते हैं द्वितीयक सेलों का उदाहरण है, जो इनकी प्लेटें बनाने में इस निकेल का प्रयोग किया जाता है। निकेल आयरन सेलों की प्लेटें बनाने में वह इसका प्रयोग धातु में जंगरोधी परत चढ़ाने में किया जाता है। धातुओं में जंगरोधी परत चढ़ाने में। अब बात करते हैं हम लोहे की। लोहा आप सब जानते हैं, ये सबसे सस्ता, मजबूत और सरल सुलभ चालक है। सस्ता, मजबूत और सुलभ चालक है। इसका विशिष्ट प्रतिरोध की बात करते हैं तो ये इसका विशिष्ट प्रतिरोध तांबे की तुलना में 8 गुना अधिक होता है। विशिष्ट प्रतिरोध तांबे की तुलना में 8 गुना अधिक होता है। 8 गुना अधिक होता है। इसका हम उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग जो किया जाता है वह अर्थ वायर में, टेलीफोन तार में या उपकरण की बॉडी बनाने में, उपकरणों की बॉडी यानी फ्रेम बनाने में। अब बात करते हैं हम टिन धातु की। टिन धातु की तो ये सफ़ेद रंग की अत्यंत नरम जंगरोधी धातु है। सफ़ेद रंग की अत्यंत नरम जंगरोधी धातु। इसका उपयोग की बात करें तो इसका जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है फ्यूज तार बनाने में,
फ्यूज तार व सोल्डर बनाने में। अब बात करते हैं हम सीसा की। तो ये भी स्लेटी रंग की अत्यंत नरम व भारी धातु है। स्लेटी रंग की नरम व भारी धातु है। ये भी जंगरोधी धातु है। जंगरोधी। इसका हम उपयोग की बात करते हैं तो इसका जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है सीसा संचयक सेल लेड एसिड सेलों में उसकी प्लेटें बनाने में। लेड एसिड सेल की प्लेटें बनाने में व फ्यूज वायर बनाने में व सोल्डर बनाने में। इसका उपयोग किया जाता है सीसा का। अब बात करते हैं हम मैग्नीन धातु की। तो मैग्नीन धातु जो होती है जो 84% तांबा, 4% निकेल व 12% मैग्नीज धातु से मिलकर बनी मिश्र धातु है। मैग्नीज धातु से मिलकर बनी मिश्र धातु। तो जो मैग्नीज धातु है वो किन किन से मिलकर बनी होती है? तांबा, निकेल और मैग्नीज। तांबे का 84%, 4% निकेल का और 12% मैग्नीज का। अब जो इसका ताप गुणांक होता है, टेंशन मत लीजिए, ताप गुणांक को हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है। तो इसका जो ताप गुणांक होता है वो होता है 0.00025 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो मात्रा होता है ताप गुणांक का वो होता है प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैग्नीन का जो ताप गुणांक होता है वो जो होता है 0.00025 प्रति डिग्री सेल्सियस। तो ये एक तरह से नगण्य के बराबर होता है। आप देख सकते 0.00025 तो एक तरह से नगण्य होता है। तो ये एक ऐसी धातु है जिसका तापक्रम पर प्रभाव नहीं पड़ता है, यह नगण्य के बराबर प्रभाव पड़ता है। इसका तापक्रम पर प्रभाव नहीं पड़ता है। और इसका अगर तापक्रम पर प्रभाव नहीं पड़ता तो ये ताप बढ़ने पर इसका प्रतिरोध ना तो घटेगा ना बढ़ेगा। तो इसका प्रयोग इस वजह से वायर बाउंड प्रतिरोध बनाने में किया जाता है। उपयोग वायर बाउंड प्रतिरोध बनाने में। वायर बाउंड प्रतिरोध बनाने में मैग्नीन धातु का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं हम यूरेका की। तो यूरेका भी एक मिश्र धातु है जो 40% निकेल प्लस 60% तांबे से बनी मिश्र धातु है। तांबे से बनी मिश्र धातु है। इसका हम उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग पंखों के रेगुलेटर जो होता है ना पंखों में लगा होता है उसका रेगुलेटर बनाने में, तो रेगुलेटर बनाने में। और इसका प्रयोग किया जाता है कम ऊष्मा वाले प्रतिरोधक बनाने में। कम ऊष्मा वाले प्रतिरोधक बनाने में। और इसका ताप गुणांक भी बहुत कम होता है, लगभग मैग्नीन के बराबर ही होता है। तो दो ही ऐसे तत्व हैं जिनका ताप गुणांक बहुत कम होता है, यूरेका और मैग्नीन। हम देखते हैं अब कार्बन को। तो कार्बन एक अधात्विक पदार्थ है। अधात्विक
पदार्थ। इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो बहुत अधिक होता है। विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है इसका हम उपयोग की बात करते हैं तो इसका जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है, इसका उपयोग शुष्क सेल में, सेल जब पढ़ेंगे वहाँ पे हम कार्बन का प्रयोग करते हैं। शुष्क सेल में इसका प्रयोग हम करते हैं कम वाट क्षमता वाले प्रतिरोधक बनाने में, कम वाट क्षमता वाले प्रतिरोधकों में या प्रतिरोधक बनाने में। इसका प्रयोग हम वो मशीनों के में ब्रश जो होते हैं वो कार्बन के ही बने होते हैं, तो मशीनों के ब्रश बनाने में भी इसका प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं हम नाइक्रोम की। तो नाइक्रोम भी ये भी एक मिश्र धातु है जो 80% निकेल और 20% क्रोमियम से बनी होती है, मिश्र धातु है और ये भी उच्च प्रतिरोध वाली होती है। उच्च प्रतिरोध, इसका जो उपयोग होता है वो होता है हीटिंग एलिमेंट के रूप में। तो इसका उपयोग हीटिंग एलिमेंट बनाने में किया जाता है। हीटिंग एलिमेंट, घर में जो विद्युत उपकरण होते हैं जो जिनमें हीट उत्पन्न होती है तो उसमें सभी में हीटिंग एलिमेंट के रूप में नाइक्रोम का ही प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं हम पारे की। पारा जो होता है वो होता है चांदी के समान रंग की होता है, चांदी के समान रंग का। यह सामान्य ताप पर द्रवित अवस्था में पाया जाता है। तो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है। इसकी एक खास बात की बात करें तो ये 4.2 केल्विन ताप पर अति चालकता का गुण प्रदर्शित करता है। अति चालकता का गुण प्रदर्शित करता है। इसका हम उपयोग की बात करते हैं। इसका उपयोग की बात करते हैं तो इसका उपयोग जो किया जाता है चिकित्सा विज्ञान में, चिकित्सा विज्ञान और थर्मामीटर बनाने में, थर्मामीटर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो हमने देखे ये चालक। अब देखेंगे हम कुछ अचालकों के बारे में जो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपका डाउट सॉल्यूशन करने में पूरा प्रयास करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।